तो सभी भाई एवं बहनों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद बुक में। और हम कर रहे थे लुसेंट में फिजिक्स, और फिजिक्स में हम ख़त्म कर चुके हैं ध्वनि। उसके बाद मेरा चैप्टर आ जाता उष्मा। कौन सा चैप्टर? उष्मा। उष्मा में लगभग 10 से 12 पॉइंट हैं, टॉपिक है जिसको कि अध्ययन करना इस चैप्टर में करेंगे। और इस चैप्टर से अकॉर्डिंगली बताए तो एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे पिछले प्रीवियस ईयर में ध्वनि से भी क्वेश्चन बना था, उष्मा से भी बना था, तो समथिंग 1 से 2 नंबर का बनता है। इसका मटेरियल यहाँ से मिल सकता है, फिर एक एनसीईआरटी से मिल सकता है। तो एनसीईआरटी में हम लुसेंट करेंगे, एनसीईआरटी में हम ये उष्मा भी करेंगे जो कि 7th क्लास में है। तीसरा या चौथा चैप्टर है 7th क्लास का। उसके बाद जब एनसीईआरटी करते जाएंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन लुसेंट और एनसीईआरटी में चेंजेस क्या है कि आप लुसेंट में 0 से नहीं पढ़ पाते, एनसीईआरटी में आप 0 से पढ़ते हैं। तो जब हम वहाँ साइंस करेंगे तो 6 to 10th का साइंस करेंगे और सेम टू सेम आर्ट्स पेपर भी करेंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा, लेकिन एक बात है कि नॉलेज आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आप बिहार पुलिस से बिहार दरोगा के प्रीलिम्स तक की गारंटी है कि वहाँ तक आप इस बुक से निकाल लीजिएगा। बाकी मेंस के लिए आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना होगा, गाइडलाइंस लेना होगा, या फिर इससे डीपली जाके अध्ययन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक सेट लगाए, प्रैक्टिस करें, तो फिर प्रीलिम्स भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि एनसीईआरटी 6 to 10th पढ़ ले, और उसके बाद साइंस हो या आर्ट्स पेपर दोनों हो, लुसेंट पढ़ ले, एसपीडी पढ़ ले। इतना कन्फर्म है कि ये दरोगा का प्रीलिम्स तो पास करा देगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं दरोगा का एग्ज़ाम में बैठ चुका हूँ, ठीक है। और जहाँ तक है कि मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया है, जो रोशन सर का 3rd एडिशन बुक था उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है, उसका एक एक क्वेश्चन एनालिसिस किया है, एक एक सेट को जाके देखा है कि कहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन बना है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि ये सारे बुक काफ़ी है। बाद में हम रोशन सर के बुक से भी करेंगे, जो कि ये बुक है, ठीक है, बीपीएससी से बिहार दरोगा ये बुक है, ठीक है। ये सब करेंगे, उसके बाद इसको भी करना है, फिर इससे हमको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। फिर ये हो गया एसपीडी से करना है। उसके बाद बहुत तरह के बुक हैं, दृष्टि का भी बुक है मेरे पास 7500 को 2026 का न्यू पब्लिश। उसके बाद एनसीईआरटी तो अपना है ही यहाँ पे। उसके बाद ये एनसीईआरटी सार संग्रह भी अपने पास है, तो ये क्विक रिविजन के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्या देखिए, पहला टॉपिक क्या, ताप व उष्मा। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए लुसेंट जितना समझिएगा उतना कंफर्टेबल आपके माइंड में आ जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ताप या तापमान को हम पढ़ेंगे कि वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को ताप कहते हैं। अब साधारण भाषा में समझिए कि वस्तु की उष्णता क्या हुआ, उष्णता का एक अलग नाम है भाप, ठीक है, या गर्म। तो वस्तु की उष्णता और शीतलता मतलब ठंडा, यहाँ गर्म आ गया, ठंडा के माप को ताप कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए कि एक आग के भट्टी पर चढ़ा पानी उबल रहा है, तो क्या उसमें उष्णता अत्यधिक है, ठीक है। और एक फ्रिज में रखा पानी का बोतल ठंडा है, उस बोतल में रखा पानी ठंडा है, तो उसका क्या शीतलता हो गया वो। तो इन्हीं का जो मेजरमेंट होता है कि चलो ये 45 डिग्री ज़्यादा गर्म है, उसके बाद ये -4 डिग्री ज़्यादा ठंडा है। -4 डिग्री में बर्फ़ हो जाता है, 45 डिग्री में उष्णता हो जाता है, जो कि भाप बनता है। तो यही चीज़ को समझना है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब अर्थात में दिया है कि ताप वस्तु की उष्मीय अवस्था का सूचक है, इसी कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। उष्मा ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है कि उष्मा ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाते हैं। अब हम बताते हैं कि आप गर्म पानी को ठंडा कर सकते हैं क्या, ठंडा पानी को आप गर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब गर्म पानी को वापस अगर उसी अवस्था में छोड़ दिया जाए तो स्वतः ठंडा हो जाता है। और ठंडे पानी को गर्म करने के लिए हमें उसे आग पे चढ़ाना होता है, कहीं गर्म भरी जलवायु में रखना होता है। तो इस चीज़ को समझने की बात। और उसके बाद है उष्मा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। अब पढ़िए कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके
तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा उष्मा कहलाती है। वस्तु का ताप वस्तु में उष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि किसी वस्तु में निहित उष्मा उस वस्तु का द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। किसने? रमफोर्ड ने दिया था। बाद में डेवी नामक एक वैज्ञानिक था, उसने क्या किया कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया। अब बर्फ पिघलाने के बाद क्या होता है, देखिए, चूंकि बर्फ पिघलने के लिए उष्मा का कोई स्रोत नहीं था, अतः माना गया कि बर्फ को घिसने में किया गया कार्य बर्फ पिघलने के लिए ली गई आवश्यक उष्मा में बदल गई। अब उसने क्या किया कि जब दो बर्फ को आपस में रगड़ा तो उसके बीच में रगड़ को क्या कहा गया? उष्मा कहा गया। ठीक है, और उसमें उष्मा का स्रोत नहीं था कोई भी। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है कि बर्फ को पिघलने के लिए उष्मा का कोई और स्रोत नहीं था। क्या नहीं था? उसके पास उष्मा का कोई और स्रोत नहीं था, इसीलिए उसने दो बर्फ को आपस में घसकर उसे पिघला दिया और बर्फ पिघलने के लिए उष्मा आवश्यक में बदल गया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि बाद में जूल ने अपने प्रयोगों में इस बात की पुष्टि की कि उष्मा ऊर्जा का एक ही रूप है। उष्मा ऊर्जा का एक ही रूप है। अब जब जूल का बारी आया तो उसने क्या प्रमाणित कर दिया कि उष्मा जो है अलग नहीं है। उष्मा क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। अब जूल ने बताया कि जब कभी कार्य उष्मा में बदलता है या उष्मा कार्य में बदलती है तो दिए गए क्या बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न उष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। अब देखिए किसको कहता था? इसको जे से सूचित करते हैं और डब्लू इसका कार्य करने की उष्मा का उत्पन्न है। ये इसका फॉर्मूला आ गया कि यदि उत्पन्न उष्मा की मात्रा Q हो, Q मतलब क्वांटिटी हो, तो डब्लू वर्क बटा क्वांटिटी बराबर जे हो जाएगा, या डब्लू बराबर जे क्यू। जे हो गया जूल, क्यू हो गया क्वांटिटी, डब्लू हो गया वर्क। यहाँ इसका मान दिया गया है। ठीक है, इसका तात्पर्य हुआ कि यदि 4186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उष्मा उत्पन्न, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप करिए। ठीक है, उसके बाद आता है उष्मा का प्रभाव। उष्मा देखिए भाइयों कितने प्रभाव से होता है। ठीक है, तो पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है ताप में परिवर्तन, तीसरा है आयतन में परिवर्तन, चौथा है अवस्था में परिवर्तन, पांचवा अन्य परिवर्तन। ठीक है, इसी का दूसरा आ जाता है रासायनिक परिवर्तन में। तो पहले हम भौतिक परिवर्तन के उन गुणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर उष्मा के प्रभाव से उसके भौतिक संरचना तथा रंग रूप, आयतन, ताप एवं अवस्था आदि में परिवर्तन होते हैं। अब देखिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु पर उष्मा का प्रभाव जो है उसका भौतिक संरचना तथा रंग रूप, आयतन, ताप एवं अवस्था में परिवर्तन होते हैं। जैसे पानी है, पानी को यदि हम वो कर देंगे गर्म करेंगे तो वो वापस अपने भौतिक रूप में आ सकता है, तो वो उदाहरण नहीं होगा उसका। ठीक है, आप सपोज दैट समझ लीजिए कि पानी को यदि हम ठंडा कर दे, बर्फ में आ गया, बर्फ पिघलने के बाद फिर से वापस भौतिक परिवर्तन पानी में आ सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है ताप परिवर्तन। ताप में क्या होता है, देखिए साधारणतः सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उनका तापमान बढ़ता है। चाहे आप पानी को गर्म कीजिए, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसको हम गर्म करेंगे, गर्म कहाँ करेंगे तो आग के भट्टी पर, ताप पर गर्म करेंगे, उसका तापमान नहीं बढ़ेगा। फिर आयतन में परिवर्तन क्या होता है, देखिए कि साधारणतया प्रत्येक वस्तु में उष्मा परिवर्तन उसके आयतन में परिवर्तन होता है। अब ऐसा वस्तु है कि जिसमें उष्मा परिवर्तन हो तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है, तो साधारणतः उष्मा की मात्रा बढ़ने से उसका आयतन बढ़ जाएगा। फिर अवस्था में परिवर्तन देखिए कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। क्या होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। ये अवस्थाएं तापमान में परिवर्तन करने के कारण होती है और ताप में परिवर्तन उष्मा के कारण होती है। अतः अवस्था परिवर्तन उष्मा के कारण होती है। क्या होती है? अवस्था परिवर्तन उष्मा के कारण होती है। अब देखिए चौथा है अन्य परिवर्तन। ताप में भौतिक परिवर्तन में देख लिए, ताप में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। अब पढ़ते हैं अन्य परिवर्तन। गर्म करने पर पदार्थ के रंग रूप, पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, विलायक की विलयन क्षमता आदि
में परिवर्तन हो जाता है। इसी का दूसरा देख लीजिए क्या, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ को गर्म करने पर कुछ अस्थायी परिवर्तन होते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर कुछ अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जैसे में देख लीजिए पोटेशियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर बाहर निकलती है। उसके बाद ऊष्मा का मात्रक देख लेते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक कैलोरी है। एसआई मात्रक में जूल है और सीजीएस मात्रक में कैलोरी है। ये चीज़ याद रखना है, एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर कैलोरी के बारे में जानते हैं कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी को समझिए कि 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। बस पढ़िए। उसके बाद है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, इंग्लिश में B.TH.Q कहा गया है कि 1 पाउंड जल का माप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। फिर आ जाता है तापमापी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आयोग इसी तरह का क्वेश्चन फंसाता है। अब देखिए तापमापी में क्या है कि ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। बस इसको पढ़े। उसके बाद देखिए ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करता है, जैसे द्रव के आयतन में प्रसार, गैस के आयतन में प्रसार, पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन आदि। तापमापी के कई प्रकार होते हैं, जैसे द्रव तापमापी हो गया, गैस तापमापी हो गया, प्लेटिनम प्रतिरोध हो गया तापमापी, इसी में ताप युग्म तापमापी हो गया, पूर्ण विकिरण तापमापी इत्यादि हो गया। अब इसमें देखिए क्या कि द्रव तापमापी है। क्या है? द्रव तापमापी। द्रव तापमापी में हम समझेंगे द्रव तापमापी में मुख्य रूप से अल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल समझते हैं। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापते हैं। अल्कोहल जो है -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 357 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। यानी अल्कोहल को अगर जमाना हो तो उसको 115 डिग्री सेल्सियस देना होगा। ठीक है। और इसमें क्या है कि जो 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापते हैं, ताप को मापते हैं, जब तक -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं रहेगा तब तक ताप उसका नहीं मापाएगा। और अल्कोहल 115 डिग्री पे जमता है, पारा 39 डिग्री पे जमता है और 357 डिग्री पे उबलने लगता है। इसलिए पारे का तापमापी लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक ताप के मापने के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद आता है डॉक्टरी तापमापी। तो उसके बाद आ जाते हैं डॉक्टरी तापमापी पर। तो देखिए क्या है कि डॉक्टरी तापमापी क्या है कि मानव शरीर के ताप को मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। चूँकि मानव शरीर का ताप एक छोटे परिसर जिसको शॉर्ट रेंज के बीच बदलता रहता है, इसलिए इस थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु 95 फ़ारेनहाइट जो कि 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता था तथा उच्चतम बिंदु 110 फ़ारेनहाइट यानी कि 43 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। ठीक है। हम देखिए कि मानव शरीर जैसे कि आप लोग कभी बुखार लगा होगा तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर आता है, एक थर्मामीटर से मापता है कि इतना डिग्री बुखार है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन आपको देता है। फिर देखिए गैस तापमापी कि स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। किससे? गैस तापमापी से। स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। उसके बाद आ जाता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापे जाते हैं। ठीक है। ये प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है। तो कम से कम इनका जो है कि कितना से कितना डिग्री तक मापा जा सकता है, न्यूनतम और उच्चतम सभी का याद करना है।
उसके बाद है ताप युग्म तापमापी के बारे में। देखिए क्या कहता है कि इस प्रकार के तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री तक के ताप को मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। किस पे आधारित है? सीबेक प्रभाव पर आधारित। अब देखिए सीबेक प्रभाव क्या है। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तो इसके परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं तथा इसके प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। समझ लिए। उसके बाद है पूर्ण विकिरण उत्तम तापमापी। इस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे एवं दूर स्थित वस्तु जैसे सूर्य आदि के तापों की माप की जाती है। इसके तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है जिसके अनुसार उच्च ताप उस वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की ताप कर वस्तु के ताप की गणना कर ली जाती है। प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही इस तापमापी में पाए जाते हैं, इससे नीचे की ताप नहीं। इसका कारण है कि 800 डिग्री सेल्सियस कम ताप की वस्तु ऊष्मीय विकिरण से उत्सर्जित नहीं करती है। तो यहाँ तक भाई बात जो है मेरे भाई समझने वाली बात है कि पूर्ण विकिरण तापमापी पर लिए उसका किसने दिया था? तो स्टीफन के नियम पर आधारित है। उसके अनुसार क्या होता है? तो उसके अनुसार उच्च ताप पर वस्तु उत्सर्जित विकिरण की मात्रा परम ताप पर चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो इसका कारण है कि 800 डिग्री सेल्सियस कम ताप की उसमें मतलब 800 डिग्री सेल्सियस कम ताप की उसमें वस्तु विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। तो ये एक तथ्य रखने वाला, ठीक है। उसके बाद दूर के वस्तु नापे जाते हैं, जैसे सूर्य यहाँ उदाहरण में दिया गया है। तो जब भी कहीं अगर चर्चा हो कि सूर्य का ताप किसके माध्यम से मापा जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण विकिरण तापमापी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ताप मापन के पैमाने पे आ जाते हैं। ताप मापने के लिए हम दो बिंदु निश्चित करते हैं। पिघलते हुए बर्फ के ताप को हिमंक तथा पारे के 760 मिलीमीटर दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। कई प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित रहे हैं, जैसे सेल्सियस रहे हैं, फ़ारेनहाइट रहे हैं, र्यूमर रहे हैं, केल्विन रहे हैं, रैंकाइन रहे, ताप पैमाना आदि रहा। उसके बाद देखिए सेल्सियस पैमाना क्या होता है। इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था, यानी कि पहले 1 डिग्री सेल्सियस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते थे। दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना। इसमें हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। उसके बाद रहता है र्यूमर पैमाना। इसमें हिमांक को 0 डिग्री आर तथा भाप बिंदु को 80 डिग्री आर पर अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री आर कहते हैं। आजकल इस पैमाने का प्रयोग प्रायः समाप्त हो गया है। तो ये समाप्त हो गया है, ये भी हम समाप्ति कर देंगे इस बीच से। याद क्या रखना कि र्यूमर पैमाना समाप्त हो गया है, र्यूमर पैमाना समाप्त हो गया है। उसके बाद आ जाता है केल्विन। इसमें हिमांक को 273 के केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है और इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को A1 के यानी कि 1 केल्विन कहते हैं। ये केल्विन का पैमाना हुआ। परम शून्य के बारे में जानेंगे कि सिद्धांत रूप से अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं और केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं। ये हो गया इसका।
अब केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। केल्विन में व्यक्त ताप को क्या कहते हैं? परम ताप कहते हैं। अब विभिन्न पैमानों का कुछ तापमान देख लीजिए। ये तापमान है, ये सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट, ये केल्विन। अब जल का जमना 10 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273। कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 80.6, केल्विन में 300। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6, केल्विन में 310। जल का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पर, फ़ारेनहाइट 212 पे, केल्विन 373 पे। अब इसका दूसरा टॉपिक क्या आ जाता है कि विशिष्ट ऊष्मा। देखिए, विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करता, अर्थात पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्पष्ट है कि m द्रव्यमान में थीटा जो है, थीटा ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर mc थीटा होगी, जहां c उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा है। अर्थात में ये देख लीजिए, इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद क्या अतः विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल किलोग्राम, जिसका कि पावर -1 होता है, केल्विन -1 होता। फिर 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड होती है, सेल्सियस होती है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है, ठीक है, अन्य पदार्थों में सबसे अधिक होती है। अब देखेंगे कुछ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। देखिए, जैसे शीशा है, पीतल है, लोहा है, कार्बन है, बालू है, एल्युमिनियम है, तो इसका विशिष्ट ऊष्मा हो गया ये। फिर शीशा का विशिष्ट ऊष्मा 0.03 हो गया, पीतल 0.09 हो गया, लोहा 0.11 हो गया, कार्बन 0.17 हो गया, बालू 0.20, एल्युमिनियम 0.21। फिर संगमरमर, मैग्नीशियम, तारपीन, बर्फ, अल्कोहल, पानी, तो इसका भी यहाँ पर दिया हो गया है, तो इसको आप पढ़िए आप लोग। फिर देखिए कि गैसों की विशिष्ट ऊष्मा क्या है कि गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसलिए गैसों की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती है। पहला देखिए कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा जो है, इस दशा में 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। यह CV से प्रदर्शित की जाती है। अब नियत ताप पर विशिष्ट ऊष्मा देखिए कि नियत ताप पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा का वह मात्रा है जो 1 ग्राम गैस का ताप नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इन्हें CP से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है, बस रीड कीजिए। उसके बाद आ जाता है उस तीसरा इसका टॉपिक क्या है, ऊष्मीय सागर। ऊष्मीय सागर देखिए कि सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच आदि के ताप बढ़ाने पर इनका संकुचन होता है। ऊष्मित किए जाने पर प्रायः सभी गैसों, बहुतों से द्रव एवं ठोसों का प्रसार होता है, परंतु ये सभी समान रूप से प्रसार नहीं होते। यदि गैस, द्रव एवं ठोस को समान ऊष्मा द्वारा ऊष्मित किया जाए तो सबसे अधिक प्रसार गैस में होगा, उससे कम प्रसार द्रव में एवं सबसे कम प्रसार ठोस में होगा। अब देखिए रेडियो प्रसार गुणांक कि प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई जो वृद्धि या प्रसार होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। यह साधारण भाषा में समझ लिए, स्मॉल a है, अल्फा ही होगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देख लीजिए क्षेत्रीय प्रसार, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं लेकिन पढ़ भी सकते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है कि प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु के इकाई क्षेत्र में जो प्रसार होता है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला। फिर आयतन प्रसार गुणांक,
प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु की इकाई आयतन में जो प्रसार होता है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे लेम्डा से दर्शाया जाता है। उसके बाद है रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक के संबंध में फैक्ट दिया हुआ है। तो देखिए, जल का असामान्य प्रसार क्या है कि प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में घटते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना आरंभ होता है। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। चूँकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर बढ़ना शुरू होता है, इसका अर्थ है कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। जल के असामान्य प्रसार पर दैनिक जीवन का प्रभाव ठंडे देशों एवं तालाबों में जम जाने पर उनमें मछलियां जीवित रहती है। ठंडे देशों में तालाबों में जम जाने पर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि जल में जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। इस कारण तालाब का ऊपरी भाग जम जाता है और नीचे वाला भाग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था में रहता है, इसलिए मछलियां उसमें जीवित रहती है। फिर जाड़ों की रात में पाइप फट जाते हैं। पाइप के असामान्य प्रसार के कारण जाड़े की रात में पाइप फट जाते हैं। अधिकतर द्रव जब ठोस रूप ग्रहण करते हैं तो वे सिकुड़ जाते हैं, किंतु पानी के साथ इसकी स्थिति विपरीत है। पानी जमने के बाद सिकुड़ने के बजाय क्या होती है, फैल जाता है। ठीक है, यदि पानी 9 लीटर हो तो जमने के बाद 10 लीटर ठोस बर्फ में बदल जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बर्फ बनने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पाइप में आंतरिक दबाव सीमा से अधिक हो जाता है और पाइप फट जाता है। अगली बार जब आपके घर का पाइप फटे तो दूसरा किसी ने नहीं फाड़ा, वो पानी के दबाव के कारण फटा। अब चौथा आ जाता ऊष्मा का संरचन। इसका चौथा टॉपिक है। कुल टॉपिक की बात करें तो इसमें 10 टॉपिक है, छोटा स्मॉल टॉपिक है। चौथा टॉपिक में क्या है कि ऊष्मा का संचरण में पढ़ेंगे कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, चालन, संवहन एवं विकिरण। तो ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छा है। जो भी पढ़े यहाँ तक एक इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ स्किप करने लायक है। यहाँ पर चालन हम पढ़ रहे थे कि जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले कण को दे देते हैं तो पूरी वस्तु गर्म हो जाती है। तो ऊष्मा का संचरण क्या है? संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं। अर्थात इस विधि को ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु माध्यम के तप्त कणों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। ठोस पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। द्रव व गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन बहुत ही कम होता है। ठोस तथा पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा होता है। पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता कहलाती है। ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जिन पदार्थों की ऊष्मा का चालन जितना अधिक होता है उनकी ऊष्मा चालकता भी उतनी ही अधिक होती है। ऊष्मा की चालकता के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं: चालक, कुचालक, ऊष्मारोधी। चालक जानेंगे क्या होता है कि जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालन सरलता से प्राप्त हो जाए उन्हें चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालन सरलता से हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। मान के चलिए ये पदार्थ है, इसमें ऊष्मा का चालन अच्छे तरीके से हो रहा है, इन्हें क्या कहेंगे? चालन कहेंगे। फिर कुचालक देख लीजिए, जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं हो पाता या बहुत कम होता उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कांच हो गया, वायु, गैस, सिलिका, कपड़ा, ऊन, रबर इत्यादि। ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कौन से हैं? बुरे चालक अच्छे प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, कपड़ा, ऊन आदि अच्छे रोधी गुणों के कारण इनके रेशों के बीच में हवा फंसी होती है। और चालक का क्या है? सभी धातु, अम्लीय, मानव शरीर आदि ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। और कुचालक कौन है? लकड़ी है। कुचालक कौन है? लकड़ी है। कांच हो गया, वायु हो गया, गैस हो गया, सिलिका, ये सब कुचालक हैं। मनुष्य का शरीर, अम्लीय, जल, ये सब
चालक हो जाता है। फिर ऊष्मारोधी के बारे में जानते हैं कि जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता है उन्हें ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे एबोनाइट, ठीक है, एस्बेस्टस आदि हो गया। फिर संवहन के बारे में जानते हैं। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होता है। ठोसों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव नहीं है। इस विधि में द्रव एवं गैस के कण गर्म भाग से लेकर ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए पुनः ठंडे भाग कण के नीचे आते हैं। इस प्रकार संवहन विधि द्वारा ऊर्ध्वाधर तापांतर होने तापांतर होने पर ऊष्मा का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर माध्यम के बीच घनत्व में परिवर्तन होने के कारण संवहन धाराओं द्वारा होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। अब विकिरण पढ़ते हैं कि विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए ऊष्मा का संचरण निर्वात में होता है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की और बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की वेग सीधी रेखा में संचरित होती है। विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है। किस विधि से? तो विकिरण विधि से पहुंचती है। अब देखिए कुछ रिवीजन करते हैं हम लोग जो अभी पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े तो इसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है? तो गुब्बारे का आयाम में वृद्धि होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या है? तो वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण की दर तेज हो जाता है तेज हवा में। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता? तो पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दूर दराज के वस्तु के ताप को मापना हो तो वो क्या होगा? पूर्ण विकिरण तापमापी, उसका पायरोमीटर भी कह सकते हैं। ये आपको मैंने पढ़ा दिया लुसेंट में। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से, जिनका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित के लिए करना होता है। फिर देखिए कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए तापमान की आवश्यकता है तो -4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। उबलते जल की तुलना में भाप से अधिक जलता है। इसका कारण क्या है? कि भाप में गुप्त ऊष्मा अत्यधिक होती है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघटकों का उदाहरण होता है। अब उसके बाद देखिए पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम में कितने डिग्री का अंतर है? -40 डिग्री का। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहा का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। पदार्थ की ऊष्मधारिता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। उसके बाद साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छित रात अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर से सफ़ेद नीचे काला। रेल की पटरियों को जोड़ते समय मध्य में जोड़ी गई जगहों को क्या कहा जाता है? तो पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए छोड़ा जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे पर लगा हुआ वातानुकूलक किसे कहते हैं?
वातानुकूलक एसी को कहा जाता है। आर्द्रता एवं तापकरण को संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता द्रव एवं गैस में होता है। उसके बाद जल के चालन के अनुप्रयोग देखिए कि शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का तापमान समान होने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। ठीक है, इसका दूसरा भी है, लेकिन इस टॉपिक को पहले ख़त्म कर ले, फिर इसके बाद हम रिवीजन करेंगे दूसरे का। तो विकिरण तक हो गया। अब आ जाते हैं ऊष्मा संचरण के नियम के उपयोग में। ठीक है, इसमें देखेंगे कि एस्किमो जल बर्फ की दोहरी दीवार मकान में रहते हैं। इसका कारण क्या? देखिए, एस्किमो के लोग जो क्या करते हैं, बर्फ की दोहरी मकान में रहते हैं। इसका कारण यह है कि बर्फ की दोहरी दीवार मध्य हवा की परत को रोकता है, जो ऊष्मा का कुचालक होता है। एस्किमो देखिए प्रयोग क्या हो जाता है, ठंडे इलाकों में प्रयोग होता है, जैसे जस्ट लाइक कश्मीर, उसको इग्लू का घर भी कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा बाहर नहीं जाती, फलस्वरूप कमरे का ताप जो कि बाहर बहुत ठंडा हो और इग्लू बना के रह लिए उसके अंदर, और उसमें दो परत में दीवार बनाया जाता है। पहला परत दीवार, बीच में जगह छोड़ा जाता है, फिर दूसरा, और इसके बाद मनुष्य रहना शुरू करता है। इसके बीच का जो ऊष्मा है, यहाँ का हवा बाहर नहीं जा पाता, जिसके कारण कि वो बना रहता है। इसको खत्म। शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियाँ एक ही ताप पर होती है, परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर अपेक्षा। अब देखिए कि जस्ट आपके घर में एक तार विद्युत से जुड़ा हुआ तार लीजिए। ठीक है, एक लोहे के कुर्सी में उसको कनेक्ट कीजिए। ये सपोज दैट ये लोहे का कुर्सी है, ये लकड़ी का कुर्सी है। ठीक है, आप इसको लोहे में कीजिए। लोहा में क्या होता है कि विद्युत का सुचालक होता है, तो वो ताप का भी सुचालक होगा। तो उसमें क्या होगा कि करंट आसानी से पास होगा, जिसके कारण क्या होता है कि ये ज़्यादा ठंडा लगे। उसमें अगर करंट आसानी से पास होगा तो तापमान ऊष्मा भी तो इसमें आसानी से पास होगा, तो क्या हो जाएगा, ऊष्मा इसमें गिरेगा तो ये ठंडा हो जाएगा। लकड़ी में कम होगा। बस ये भी खत्म। उसके बाद धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी की मिट्टी में चाय पीना, हाँ, धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, धातु ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, और इसके कारण चाय ऊष्मा का धातु प्याले गर्मी हो जाते हैं, जिससे होठ जलने और चाय पीने में कठिन है। और चीनी का मिट्टी जो ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, उसमें करंट नहीं लगता है। यह खत्म। दैनिक जीवन में संवहन से संबंधित समुद्री हवाएं तथा स्थलीय हवाएं। दिन के समय सूर्य की गर्मी से जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिससे समुद्र की हवाएं ऊपर उठती है तथा इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं स्थल की ओर बहने लगती है। इन हवाओं से समुद्री हवाएं कहते रात में स्थल जल की अपेक्षा ठंडा हो जाता है, इसलिए समुद्र के जल के संपर्क में गर्म हवाएं ऊपर उठती है तथा इसका स्थान लेने के लिए स्थल से समुद्र की और हवाएं चलने लगती है। इन्हें स्थलीय हवाएं कहते हैं। फिर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर में क्यों रखा जाता है? इसका कारण है कि नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है तथा फ्रीजर पेटिका से टकराकर ठंडी हो जाती है। ऊपर की ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे आती है तथा रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तुओं को ठंडा कर देती है। फिर बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना। तो बिजली के बल्बों में निर्वात के स्थान पर निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन भरी जाती है। इसका कारण है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से तंतु ऊष्मा संवहन धाराओं द्वारा चारों ओर फैल जाती है, जिससे तंतु ताप के गलनांक तक नहीं जा पाते। ऐसा नहीं करने पर बल्ब का ताप तंतु के गलनांक तक बढ़ जाएगा, इसलिए तुरंत पिघल जाएगी। और बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। फिर देख लीजिए, दैनिक जीवन में विकिरण से संबंधित है। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है कि जब देखिए कि बादल में आसमान में जब बादल छाते हैं तो वायुमंडल से आने वाली हवा को रोकते हैं। ठीक है, तो रोकते हैं तो इसका कारण क्या होता है? गर्म होता है। देखिए, स्वच्छ आकाश वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा अक्षांश की ओर चली जाती है। बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, अतः बादलों वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर जाने के बजाय पृथ्वी की ओर लौट आती है, जिससे गर्म बनी रहती है। दूसरा, रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। इसका सिंपल लॉजिक है कि रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, इसलिए दिन में गर्म हो जाता है, रात में ठंडा हो जाता है। ठीक है, उत्सर्जक है, रेत अवशोषक है, ऊष्मा का उत्सर्जक भी है, और विकिरण द्वारा खोकर ठंडी हो जाती है। खत्म। चाय की केतली बाहरी सतह चमकदार इसलिए बनाई जाती है, चमकदार सतह ना हो तो ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर पाएगा और ना ही भीतर का ऊष्मा बाहर जाने देगा। अतः जो क्या है कि चाय देर तक गर्म बनी रहती है। किस कारण? उसकी बाहरी सतह को चिकना बनाया जाता है और अंदर सतह को
ठीक है, बरकरार शाइनिंग बरकरार रखा जाता है। फिर पॉलिश किए हुए जूते धूप में शीघ्र गर्म नहीं होते, क्योंकि वे अपने ऊपर गिरने वाले ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। फिर न्यूटन का शीतलन नियम देख लेंगे। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्मा क्षय नहीं होने की दर उस वस्तु के वातावरण के तापमान के अंतर समानुपाती होता है। अर्थात उस वस्तु की ऊष्मा की दर जो है तापांतर अधिक एक गर्म वस्तु द्वारा 90 डिग्री सेल्सियस से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस तक क्या है 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने के साथ 40 से 30 डिग्री तक ठंडा होने में समय लगता है। फिर विकिरण में देखिए कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाले ऊष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ ऊष्मा की पृष्ठ को प्रकृति एवं पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फिर इसका छठा टॉपिक आ जाता है विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण। इसमें क्या है, उत्सर्जन क्षमता देखिए, वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को वस्तु का उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। चमकदार व श्वेत तल से ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत कम होता है। फिर कृष्ण पिंड, इसको छोड़ दीजिए। किरचॉफ का नियम पढ़ना है, इसके अनुसार अच्छे अवशोषक होते हैं। किसके अनुसार? किरचॉफ के अनुसार अच्छे अवशोषक हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अंधेरे कमरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु अंधेरे कमरे में अधिक चमकेगी। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने के लिए बर्तन किरचॉफ के नियम के अनुसार बनते हैं। जैसे थर्मस के बाहरी सतह एवं भीतरी दोनों सतह को चमकदार बनाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद एवं चमकदार सतह ऊष्मा का बुरी तरह अवशोषक होते हैं, अतः वह बुरी उत्सर्जक भी होते हैं। फलस्वरूप ऊष्मा की हानि कम होती है। चाय के प्याले की सतह भी चमकदार एवं सफ़ेद होने इसी कारण बनाया जाता है। फिर इसको पढ़ लेंगे। यदि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में लाल रंग निकाल दिया जाए तो शेष रंगों में सम्मिलित प्रभाव हरे रंग जैसा होता है। अतः किरचॉफ के नियमानुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने के साथ साथ हरा प्रकाश उत्सर्जित करेगी, इसलिए लाल कांच की गेंद को गर्म करके अंधेरे कमरे में रखा जाए तो वह हरी दिखाई देती है, और हरे कांच में पर्याप्त रूप से गर्म गेंद लाल दिखाई देगी। स्टीफन का नियम इसी पे क्या कहता है भाइयों कि किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई के पास तापमान टी के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पे दिया गया ये नियतांक हो गया, जिससे स्टीफन नियतांक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं। फिर गैसों का प्रसार देख लेंगे। तो गैसों में जो है गैसों के गतिज सिद्धांत, गैसों के व्यवहार का सैद्धांतिक अध्ययन सबसे पहले 1738 ईस्वी में जेम्स बर्नौली ने किया था। इसके बाद 1860 से 1890 के बीच बोल्टमैन, मैक्सवेल, क्लॉसियस आदि ने भी गैसों का विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए। इन सबों के प्रयास परिणाम स्वरूप गैसों का एक व्यापक सिद्धांत उभर कर सामने आया। गैसों का गतिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में मुख्य परिणाम निम्नलिखित रूप से प्रत्येक गैस एक समान द्रव व आयतन वाले सूक्ष्म कणों की बनी होती है, जिसे अणु कहते हैं। ठीक है, अणु पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है दोस्त। फिर क्या है कि गैसों के अणु गोलीय होते तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ होते, अतः परस्पर टकराने के बाद ही ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती है। इस 6 उदाहरण को पढ़ना है। फिर अवस्था परिवर्तन देखिए। अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ की एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था, अर्थात ठोस से द्रव से गैस से ठोस या गैस से द्रव में परिवर्तित होना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन मान के चलिए कोई वस्तु है ठोस में, ठोस से वो द्रव में गया, द्रव से गैस में गया, गैस से द्रव में आया, द्रव से ठोस में आया। इस प्रकार जब चेंजेस हो तो अवस्था परिवर्तन हो गया। गलनांक क्या होता है कि निश्चित ताप पर ठोस द्रव में बदलना गलन कहलाता तथा इसके निश्चित ताप पर ठोस का गलनांक कहते हैं। फिर गलनांक पर दबाव देखिए कि वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ने से गलनांक कम हो जाता है। जैसे बर्फ हो गया, ढलवा लोहा, बिस्मित आदि वे पदार्थ क्या होता है पिघलने पर प्रसारित होता है, उन पर दाब बढ़ने से गलनांक बढ़ जाता है। फिर गलनांक में अशुद्धि का प्रभाव पढ़ लेंगे। हिमांक पढ़िए, क्वथनांक पढ़ना होगा। हिमांक में क्या है कि निश्चित ताप पर द्रव की ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। प्रायः गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। फिर क्वथनांक निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस बदलना वाष्पन कहलाता है।
ठीक है, तथा निश्चित ताप पर द्रव का क्वथनांक बदलता है। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या है कि क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या है, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक पर अशुद्धि का प्रभाव, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। संघनन बिंदु इंपॉर्टेंट नहीं है, गुप्त उष्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन बिंदु समान होते हैं। फिर गुप्त उष्मा देखिए कि नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, इसे ही पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। इसे जूल किलोग्राम या कैलोरी ग्राम में मापा जाता है। फिर गलन की गुप्त उष्मा देखिए क्या होता है कि नियत ताप पर ठोस के एकांक द्रव्यमान के द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को ठोस की गलन एवं गुप्त उष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। अतः बर्फ की गलन गुप्त उष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति ग्राम होगा। फिर वाष्पन का गुप्त उष्मा देखिए कि नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान के वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को द्रव का वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। जूल के लिए वाष्पन की गुप्त उष्मा का मान 540 कैलोरी प्रति ग्राम या इतना जूल किलोग्राम प्रति होता है। क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 22,60,000। गुप्त उष्मा को प्रायः अक्षर एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, गुप्त उष्मा को बड़ी एल द्वारा। यदि पदार्थ गुप्त उष्मा बड़ी एल है तो पदार्थ छोटी एम द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा Q बराबर ml हो गया। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। यद्यपि दोनों का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस ताप भाप के गुप्त उष्मा का मान अधिक होता है, इसलिए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। फिर वाष्पीकरण आ जाता है, तो वाष्पीकरण भी पढ़ना है। 2 टॉपिक और बचा है, 9, 10 और 11, 3 टॉपिक बचा, तो इसे भी हम पढ़ ही लेंगे। तो वाष्पीकरण द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप धीरे धीरे द्रव का वाष्प बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए। इसके बाद इसको यहाँ तक याद करने वाला है, इसको पढ़ना है। फिर द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर द्रव की खुली सतह क्षेत्रफल, द्रव की खुली सतह न होने पर क्षेत्रफल बढ़ जाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, याद कर लेना है। वाष्प निकासी दर, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, सिर्फ स्टडी के लिए पढ़िए। प्रशीतक फ्रीज हुआ, प्रशीतक में भी वाष्पीकरण के द्वारा ठंडक उत्पन्न होती है। जैसे मैंने बताया था कि उसकी पेटिका ऊपर होती है, क्योंकि गर्म हवा जो है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जाती है और ठंडी हवा ऊपर से नीचे की ओर आकर ठंडा कर देती है। और उसको उसके फ्रिज के अंदर किसी भी सामान को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस ठंड होना चाहिए। फिर आपेक्षिक आर्द्रता हो जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता में पढ़िए कि वायुमंडल में जलवाष्प में उपस्थिति को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की यह मात्रा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं होती। प्रायः समुद्र तटीय स्थान में जलवाष्प की मात्रा यानी आर्द्रता अधिक होती है। वर्षा ऋतु में भी आर्द्रता बढ़ जाती है। उसके बाद आपेक्षिक आर्द्रता है, किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को उसी आयतन की वायु को संतृप्त रखने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ता है। अब संतृप्त अवस्था में देखिए, किसी दिए गए ताप, ठीक है, वायु जलवाष्प के लिए एक निश्चित मात्रा ही ग्रहण कर सकती है। इस अवस्था को वायु की संतृप्त अवस्था कहते हैं। फिर वातानुकूलन हो गया, एसी हो गया। पृथ्वी के किसी स्थान की जलवायु, वहाँ के ताप, अपेक्षिक आर्द्रता तथा वायु के बहने की दिशा निर्धारित होते हैं। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियाँ होनी चाहिए।
तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, अपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65%। और वायु की गति हो गया ये, यदि किसी स्थान पर जलवायु उपयुक्त परिस्थिति के अनुसार नहीं होती है तो जलवायु मनुष्य के लिए आरामदेह व स्वास्थ्यकर नहीं होती है। अतः इसको अनुकूल बनाने के लिए बाह्य परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से निर्धारित होती है। यानी कि इससे तापमान अगर अधिक है तो आपको गर्मी ज़्यादा लगता है। अब गर्मी ज़्यादा लगता है तो कृत्रिम रूप से यानी कि आप पंखा, एसी, कूलर का उपयोग करते हैं। फिर ऊष्मागतिकी, ये लास्ट टॉपिक है। ऊष्मागतिकी क्या होता है कि ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि के संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़िए, रिपीट करना है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ना है। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में खर्च होती है। पहला निकाय क्या है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि करने के लिए जिस निकाय का ताप बढ़ता है। दूसरा, बाह्य कार्य करने में यदि किसी निकाय को क्यों ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम अनुसार यह फॉर्मूला होगा। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। ये नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है, परंतु व्यवहार में देखा जाता है कि कार्य तो ऊष्मा में पूर्णतः बदला जा सकता है, किंतु ऊष्मा का पूर्णतः कार्य में नहीं बदला सकता, परंतु नियम के आधार पर इसे नहीं समझाया सकता। फिर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है? इस नियम का व्युत्क्रम माप का नियम भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला, केल्विन प्लैंक का कथन, किसी भी ऐसे ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो कि चक्रीय प्रक्रम किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्यकारी पदार्थ में बिना परिवर्तन किए उसे पूर्णतः कार्य में बदल सके। इस प्रकार इंजन की दक्षता सदैव एक से कम होती है। दक्षता बराबर इतना होता है। ठीक है, फिर आ जाता है क्लासियस का कथन, ऐसे किसी भी स्वचालित मशीन का निर्माण असंभव है जो चक्रीय प्रक्रम में बिना किसी ऊर्जा स्रोत की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म तक पहुंचा सके। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, परंतु प्रशीतक और बाह्य ऊर्जा स्रोत जो विद्युत मोटरों की सहायता से ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म तक पहुंचाता है। फिर आ जाते हैं ऊष्मागतिकी निकाय का प्रक्रम। यह ऊष्मागतिकी निकाय वह निकाय जिसकी अवस्था एवं आयतन, दाब तथा माप के पदों को व्यक्त किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी निकाय जैसे सिलेंडर से भरी गैस हो गया, फुटबॉल से भरी हवा, ठीक है, ऊष्मागतिकी निकाय है। किसी निकाय को दाब, आयतन एवं ताप की अवस्था को दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे ऊष्मागतिकी प्रथम प्रक्रम कहते हैं। अब चक्रीय प्रथम, जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है तो ऐसे प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इस निकाय को आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक पढ़िए, इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पढ़ना। फिर समदाबी प्रक्रम देखेंगे। यदि प्रक्रम की अवधि में निकाय का दाब एक समान रहता है तो उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं, याद करना इसको। फिर समायतनिक प्रक्रम, यदि प्रक्रम की अवधि घर के निकाय का आयतन स्थिर रहता है तो ऐसे प्रक्रम को समस्थानिक प्रक्रम कहते हैं। यहाँ तक याद है, इसको सिर्फ पढ़ना है। समतापी हो गया, जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि संपूर्ण क्रिया के निकाय का ताप स्थिर बना होता है तो ऐसे प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। ऐसे प्रक्रम बहुत ही प्राय धीरे धीरे संपन्न किए जाते हैं। फिर दो प्रक्रम पढ़ेंगे कि जब निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि निकाय न तो बाहर के वातावरण को ऊष्मा दे पाए और न ही वहाँ के ऊष्मा को ग्रहण करे, तो ऐसे प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इसके कुछ इस प्रकार है, जैसे साइकिल का ट्यूब अचानक फट जाता है तो उसकी हवा निकलकर वायुमंडल में फैल जाती है। यह अचानक फैलाव के कारण बाहर की ऊर्जा नहीं ले पाती है। इस प्रसार के लिए ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ग्रहण करती है और अतः आंतरिक ऊर्जा घट जाती है, जिससे वायु का ताप भी घट जाता है। फिर शुष्क बर्फ हो गया। फिर यदि थर्मस भरी चाय को तेजी से हिलाया जाए तो वह गर्म हो जाती है, ठीक है, वह गर्म हो जाती है। इसका कारण है कि यह हिलाने पर चाय की परतों के बीच उपस्थित शयन बलों का विरुद्ध कार्य करने लगता है, जिससे चाय की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप चाय का ताप बढ़ जाता है। फिर आ जाता है चौथा चैप्टर, इसमें आ जाएगा प्रकाश, ठीक है, इसको कराना है। थोड़ा बड़ा चैप्टर ये भी है, लेकिन एक नहीं तो 2 दिन में इसको कवर करना होगा। इसमें लेंस संबंधी क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं इस चैप्टर के रिवीजन की ओर। तो वो तो भूलना नहीं है, रिवीजन तो बिल्कुल नहीं भूलना है।
इस पेज का रिवीजन कर चुके थे। तो आइए करते हैं क्विक रिवीजन कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किसी तरल की विशिष्ट ऊर्जा सर्वाधिक होती है जल। पसीने को हमारे शरीर की क्या भूमिका होती है। यह शरीर के ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस क्यों होता है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। मिट्टी के घरों में जल ठंडा क्यों रहता है। तो वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग देख लीजिए कि विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर व फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। ठीक है, फिर थर्मस बोतल अभी जस्ट पढ़े हैं में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने से उसकी दीवारों में किसी पदार्थ की परत लगाई जाती है। तो रजत परत। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है। ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने के लिए कौन से प्रयोग की जाती है। कौन सी किरणों का। तो एक्स किरणें। आदर्श गैस आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करता है। केवल ताप राशि पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रकार का उदाहरण है। तो समतापी। निम्न ताप कैसे होता है। तो रुद्धोष्म। ठीक है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के बराबर है। तो 4.18 गुना 10 का पावर 3 जूल कार्य के बराबर है। विकिरण का अनुप्रयोग देख लीजिए कि सूर्य जो है ऊष्मा पृथ्वी तथा विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ऊर्जा संरक्षण। जब किसी कांच की बोतल को पानी से भरा जाता है उसे बंद कर जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है। ऊंचे पहाड़ पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है। वहाँ वातावरण की जलवाष्प बनकर जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहता है। ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। ऊष्मा किस प्रकार द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होते हैं। विकिरण। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव के गैस में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक किरणिका किससे उत्सर्जित होती है। सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है। 114 डिग्री सेल्सियस। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है। तो उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है। तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। उन्हीं कपड़ों को गर्म क्यों रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुछ अलग होता है। अब देख लीजिए छोटा सा नोट है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किग्रा द्रव्यमान उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित करते हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। उसके बाद अगला चैप्टर क्या था। प्रकाश। इंग्लिश में क्या कहेंगे। ऑप्टिक्स। ठीक है, तो उसे पढ़ेंगे। तब तक हम उसका नोट्स बनाना होगा। वो वीडियो एक दिन बाद आएगी और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन आंसर के लिए हम इस बुक से क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी पहले फिजिक्स खत्म करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट चालू करेंगे तो पहले सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। साथ में आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।